समस्त त्यागी व्रतियों ने, श्रद्धालु विद्वानों ने यह प्रयास किया कि ऐसे महामना गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट साधना स्वाध्याय के बल पर जीवन के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं, उनके इतिहास को सुरक्षित रखा जाए, विशेष जानकारियां अर्जित की जाएं और जन जन को उन जानकारियों से परिचित कराया जाए। वही प्रयास सभी जगह चल रहे हैं। उसी प्रयास की कड़ी में आपने पिछले दिनों में, किसी ने सुना होगा, किसी ने देखा होगा, एक मूवी फिल्म भी आप सबके बीच में आ गई, जिसको देख करके लोगों को चलचित्र के रूप में जानकारी मिली कि आचार्य श्री का जीवन, उनका व्यक्तित्व कैसे तैयार हुआ और उन्होंने देश दुनिया के लिए क्या क्या दिया है। ऐसे गुरुवर के चरित्र के लिए, जीवन के लिए आपने एक चलचित्र के माध्यम से देखा। जो देख पाए, बहुत सारे जन ऐसे भी हैं जो देख भी नहीं पाए। तो क्यों ना हो उसी जीवन चरित्र को उस चलचित्र की तरह ना सही, लेकिन प्रवचन श्रृंखला के रूप में भी एक तरह से चलचित्र ही माना जाएगा। जैसे सुनते सुनते आप साक्षात देख रहे हों, तो इसे भी आप उसी तरह से समझ करके चलें। और विद्याधर से विद्यासागर जी की कहानी जो बनी है, बड़ी प्रेरक है। बहुत पहले से ही हम लोग ये पंक्तियां गुनगुनाते आ रहे हैं, गाते आ रहे हैं। कठिन साधना संयम तप में बीती भरी जवानी है। कठिन साधना संयम तप में बीती भरी जवानी है। विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है। विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है। ये कहानी विद्याधर से विद्यासागर तक की है। और यदि हमें विद्याधर से विद्यासागर तक की कहानी को समझना है, तो नदी को तो समझना है, पर नदी का उद्गम, गंगा की गंगोत्री कहाँ से कैसे बह करके बढ़ करके हमारे तुम्हारे बीच आई है, उसे भी सुनना समझना बहुत जरूरी है। और इस सबको समझने के लिए सबसे पहला बिंदु बनेगा पारिवारिक परिवेश। पारिवारिक परिवेश यानी वातावरण क्या था उनका। और पारिवारिक परिवेश को समझने के लिए परिवार की एक तरह से भूमिका और अन्य किन किन परिवारों से जुड़ी रही, स्रोत क्या रहा। हालांकि इतिहास किसी बिंदु पर प्रारंभ नहीं होता है। किसी व्यक्ति का किसी बिंदु से परिचय दिया जा सकता है, लेकिन अनादि प्रवाह की परंपरा देखें तो जीव संसार में अनादि से है, तो इतिहास भी जीव का अनादि से ही माना जाएगा। महावीर भगवान की कहानी को जब भी हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो बात वहीं से प्रारंभ होती है कि वह पुरुरवा भील जंगल में भटक रहा था, सागर सेन महाराज जी मिल गए, और फिर जो भी कथा कथन बना आज हम महावीर पुराण के रूप में, वर्धमान चरित्र के रूप में समझ लेते हैं। लेकिन प्रश्न तो ये उठता है, क्या पुरुरवा भील के पहले महावीर भगवान का जीव नहीं था? अरे पुरुरवा भील के पहले भी जीव था। जीव रहा है तो उसका शरीर भी रहा होगा, शरीर रहा होगा तो उसके संबंधी भी रहे होंगे, उसके परिवारी जन भी रहे होंगे। फिर वो कहानी कहां गई? कहानी जहां से शुरू हुई है वहां से ही हमारे लिए संदर्भ प्रेरक हैं। फिर तो भगवान के ज्ञान का विषय, फिर भगवान के ज्ञान के विषय में जीव अनादि से है तो अनादि ही परंपरा दिखेगी। भगवान का ज्ञान भी आदि स्रोत आदि पॉइंट नहीं पकड़ पाएगा। निर्वाण हो गया, महावीर मोक्ष चले गए, यहां तो कहानी पूर्ण हो सकती, लेकिन उन्होंने चलना कब से शुरू किया? महावीर की कथा में पुरुरवा भील से चलना शुरू किया। महावीर की कथा के पहले कहां से चलना शुरू किया? तो हमारे तुम्हारे को कोई जानकारी नहीं। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संदर्भों को समझें तो यह भव्यात्मा का जीव भी आज तक वर्तमान की पर्याय तक अनादि से ही भव भवांतरों से आया हुआ है। वर्तमान का इनका जीवन कहां से जुड़ा? आपको भारत का दक्षिण भाग याद आएगा, दक्षिण भाग में कर्नाटक याद आएगा, कर्नाटक में बेलगांव जिला याद आएगा, बेलगांव जिले में सदलगा ग्राम याद आएगा। तो क्या सदलगा के पहले पूर्वज कहां से आए होंगे? क्या मूल निवासी सदलगा के ही रहे, कर्नाटक के ही मूल निवासी रहे? इतिहास जो भी ज्ञात हुआ है, जहां से जड़ पकड़ में आई है बट वृक्ष की, वो जड़ कर्नाटक से ही शुरू हुई है। इतिहास में यह ज्ञात हो गया है कि भारत के दक्षिण भाग में कर्नाटक प्रांत के बीजापुर जिले में मड़गांव नामक ग्राम के सालबिद्री पाटिल परिवार के सदस्य
सालविद्री पाटिल, पाटिल एक उपाधि होती है जो गांव में प्रमुखता रखता है। धन धान की समृद्धि जिस परिवार में होती है, मुखिया जैसे होता है दक्षिण भारत में, उन परिवारों को पाटिल कहते हैं। और वर्तमान में पाटिल उपाधि के साथ उनकी एक पहचान, सरनेम, गोत्र जैसा भी बन गया। तो कर्नाटक के बीजापुर जिले के मड़गांव ग्राम के सालविद्री पाटिल परिवार के सदस्य कार कलगौड़ा पाटिल, नाम कहां से शुरू हुआ? कार कलगौड़ा पाटिल, उस मड़गांव ग्राम को छोड़कर महाराष्ट्र प्रांत के सांगली जिला के आष्टा नामक ग्राम में आकर के बस गए। कर्नाटक से महाराष्ट्र की ओर आ गए पूर्वज, सांगली जिले में आष्टा ग्राम में आकर के बसे। कुछ पीढ़ियां वहां पर रहीं। फिर उनमें से सदस्य आष्टा ग्राम को छोड़ करके वर्तमान के कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा ग्राम में आकर के बसे। लगभग 3 पीढ़ियां सदलगा ग्राम में रहीं। अष्टगे क्यों कहा जाने लगा? जब इस विषय पर छानबीन हुई तो मूल में तो पाटिल परिवार से ही आए हुए सदस्य थे। सांगली में किसी सदस्य को चौगले परिवार ने गोद ले लिया तो गोत्र उनका चौगले हो गया। सांगली के आष्टा ग्राम में रहते रहते तक चौगले के नाम से जाने जाते थे। और आष्टा ग्राम छोड़ करके जब कर्नाटक के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के सदलगा ग्राम में आकर के बसे तो फिर आष्टा ग्राम से आने के कारण पहचान के रूप में उस परिवार को अष्टगे कहा जाने लगा। अब देखो अष्टगे कैसे बन गया? कोई गोत्र नहीं था, लेकिन आज अष्टगे एक तरह से गोत्र जैसा माना जाने लगा। ऐसे ही पारिवारिक पहचानें जो बनी हैं, जो सरनेम चले हैं समाज के साथ में, इन सरनेमों में भी किसी का व्यापारिक कार्य जुड़ा होता है, किसी के गांव का नाम जुड़ा होता है, किसी की कोई और घटना विशेष जुड़ी होती है, आदि आदि। बाकी बहुत बड़ा इतिहास इन सब का कुछ ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ पहचान बनती है, उससे नाम चलता है, नाम से परंपरा बन जाती है, परंपरा से वो एक तरह से समझ लो कि आज की भाषा में गोत्र जैसा माने जाने लगता है। इतिहास सबका यही है। सभी प्रांतों में जितने भी सरनेम चल रहे हैं उन सबके भी इतिहास ऐसे ही हैं। सदलगा ग्राम धन धान्य से समृद्ध ग्राम है। विहार करते करते गुरुवर के आशीर्वाद से हम लोगों का भी महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में प्रवेश हुआ। कर्नाटक